गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज बेटा हम लोग अपनी यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं और जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार यूनिट है। नई नई चीजों के बारे में पता चलेगा आप लोगों को ना। अभी तक आप लोग 9th स्टैंडर्ड तक एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के बारे में क्या चीजें पढ़ के आए होंगे, एटम क्या होता है, ठीक है ना, एटम की शेप कैसी होती है, एटम किन से मिलकर बना होता है, ऐसी कुछ बातें पढ़ के आए हो या नहीं पढ़ के आए हो? तो अभी हम एटम्स की बहुत डिटेल के अंदर जाने वाले हैं कि अभी तक आप लोगों को सिर्फ इतना पता था कि एटम्स क्या होता है, एक सबसे छोटा पार्टिकल होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। लेकिन अभी हम लोग देखेंगे एटम से भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, फिर इनकी डिस्कवरी कैसे हुई, इनका साइज कैसा कैसा होता है, किस प्रकार से एटम्स केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं या नहीं करते, किस प्रकार से और ये क्यों स्टेबल होते हैं। हम हर चीज की आप लोगों के साथ बात करने वाले हैं। तो बहुत अच्छा चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने से पहले आप लोगों को मैं बात करूं तो एटम जो होता है अकॉर्डिंग टू डाल्टन, डाल्टन आपको पता है एक स्कूल टीचर थे और 18th सेंचुरी के अंदर उसने एटम्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी अच्छी बातें बताई। ठीक है, लेकिन कुछ बातों को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए जिसकी वजह से उनकी थ्योरी एक्सप्लेन नहीं, मतलब प्रीफर नहीं दिया गया था, प्रेफरेंस। और वो कौन सी थ्योरी थी? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। 1808 के अंदर इन्होंने थ्योरी दी और इस थ्योरी के अंदर इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई थी, लेकिन किसी कारणवश कुछ बातों का एग्जांपल सही ढंग से उनको प्रूफ सही ढंग से नहीं कर पाए और उसकी वजह से उनकी ये थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया गया था। ठीक है, तो क्या क्या बातें बताई थी? सबसे पहली बात उन्होंने बताई थी कि इस यूनिवर्स के अंदर हर चीज मैटर है, आपको पता है इस बात का। और जो मैटर जिनसे मिलकर बना होता है वो क्या होता है? एटम होता है। क्लियर है? मींस उसने कहा कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। क्लियर है? ये बात बताई उसने। उसने ये बात भी बताई कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम शेप, सेम साइज एंड सेम मास। मान लो किसी एक सेम तरह का एलिमेंट है, उसका एटॉमिक, उसके एटम्स की शेप, उसके एटम्स का साइज और उसके एटम्स का मास क्या रहेगा? तीनों का एग्जैक्टली सेम रहेगा, इक्वल रहेगा। तीसरा बात बताया, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट शेप, साइज एंड मास ऑफ एटम। मतलब जरा दोनों बातों को समझिएगा। मान लो मैं एक एटम हूं और आप लोग भी एक दूसरा एटम हो। मेरे एटम्स जितनी छोटी छोटी चीजों से मैं बना हुआ हूं सभी एटम्स ही तो कहलाएंगे। ठीक है, अब वो एटम्स का शेप, साइज और मास तीनों क्या रहेगा? सेम रहेगा। आपके एटम्स का, आप जिनसे मिलकर बने हो, आपके भी तो एटम होंगे, उनका मास, शेप और साइज वो भी तीनों क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। लेकिन हम दोनों के आपस में क्या रहेंगे? डिफरेंट रहेंगे। तो डिफरेंट एलिमेंट्स का डिफरेंट मास होगा, डिफरेंट शेप होगी, डिफरेंट साइज होगा, लेकिन सेम एलिमेंट्स का शेप, साइज और मास क्या रहेगा? सेम रहेगा। फोर्थ उन्होंने क्या बताया कि जब कोई भी दो एटम्स आपस में मिलेंगे तो वो वहां पर बेटा कंपाउंड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कंपाउंड बनाएंगे। क्लियर है? उसने ये बात नहीं बताई थी डाल्टन ने कि जब भी कोई दो एटम्स आपस में मिलेंगे तो मॉलिक्यूल्स बनेगा, मॉलिक्यूल्स का जिक्र नहीं हुआ था। उन्होंने कहा था कि वहां पर क्या बनेगा? कंपाउंड बनेगा। और ये एटम आपस में एक फिक्स्ड सिंपल मास रेशियो के अंदर, फिक्स सिंपल मास रेशियो के अंदर एक दूसरे से क्या होंगे बेटा? जुड़ेंगे और तब जाकर क्या बनेगा? कंपाउंड बनेगा। क्लियर आप लोगों को? उसने ये भी बताया कि एटम छोटे से छोटा वो पार्टिकल है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है। क्लियर आप लोगों को? एटम, बहुत अच्छी बात बताई जिसने ये कि एटम सबसे छोटे से छोटा वो पार्टिकल है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या करेगा? पार्टिसिपेट करेगा। क्लियर आप लोगों को? लास्ट बात उसने क्या बताई कि एटम्स जो है ना कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड।
उसने ये बात भी बताई कि एटम्स को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको खत्म कर सकते हैं। ओ क्या करेगा बेटा वो, इट कैन चेंज ओनली वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर सिर्फ चेंज होगा। यही हम लोगों के पास डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी। और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने बहुत अच्छी बात ये बताई थी कि एटम्स जो होंगे वो सबसे छोटी चीज होती है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है। बहुत इंटरेस्टिंग बात थी और इसी के बाद पर हम आगे चलेंगे। तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी, उसने ये बातें बताई, लेकिन उसकी कुछ कमियां थी और वो लिमिटेशन क्या थी कि अभी उसने एक बात कही थी कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट है, सेम शेप, साइज एंड मास सभी का सेम रहेगा। लेकिन अगर आप लोग आइसोटोप्स को देखो तो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स आपको पता है, इन तीनों का तो क्या होगा, मास तो अलग अलग है, एलिमेंट तो सेम है, हाइड्रोजन एलिमेंट तो सेम है। लेकिन डाल्टन की ये बात तो यहां पर गलत हो गई। तो इट कैन नॉट एक्सप्लेन द आइसोटोप्स, आइसोबार्स है ना, आइसोटोप्स आइसोबार इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। अरे समझ में आई आप लोगों को बात। तो एक तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये थी कि ये इन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। क्लियर है। बाद में जब और चीजें एक्सप्लेन हुई तो एटम्स, यहां पर इसने बताया कि सबसे छोटा पार्टिकल एटम होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम होता है। लेकिन बाद में आप लोगों को पता है थॉमसन साहब आए, फिर रदरफोर्ड साहब आए, उसके बाद बोह्स ने अपनी अच्छी खासी थ्योरी, लंबी थ्योरी दी थी, उसने भी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई थी। तो उन सब ने जब अपना सर्वे किया तो सर्वे करने के बाद हम लोगों को पता चला कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल तो नहीं है, लेकिन एटम से भी छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। और वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से आप लोगों को पता है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये बात भी हमारे डाल्टन बाबा की क्या हो गई थी, गलत साबित हो गई थी कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है। लेकिन नहीं, एटम से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिन पार्टिकल्स को सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है। मींस एटम इन पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। क्लियर है आप लोगों को, एटम इन पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। मेरी बात जरा समझ में आई आप लोगों को। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या चीजें होती, कैसे इनकी डिस्कवरी, हमें कैसे पता चला कि कैसे कौन इलेक्ट्रॉन होता है, क्या प्रोटॉन होता है, क्या न्यूट्रॉन होता है, इनके ऊपर कितना चार्ज होता है, कितना मास होता है, सब बातें हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोगों को अभी तक डाल्टन एटॉमिक थ्योरी समझ में आई, उसकी क्या कमियां थी वो भी आप लोगों को समझ में आई होंगी। तो जरा देखिएगा आगे। सो नेक्स्ट इज द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इसके अंदर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी किस प्रकार से हुई, कैसे हम लोगों को पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो कैसे हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स वास्तव में इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट किया। और कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट जो फर्स्ट की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो फैराडेज की देन है, क्योंकि फैराडे ने हम लोगों को इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं बोलूं, इलेक्ट्रिकल फिनोमेना के बारे में हम लोगों को बताया। तो फैराडेज का जो है ये कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट है। और भी साइंटिस्ट है जिनका नाम इससे जुड़ा हुआ है, लेकिन मेनली हम लोग फैराडेज का ही जिक्र करेंगे यहाँ पर। क्लियर आप लोगों को। तो जरा देखिए, समझिए चीजों को। क्या था, उन्होंने कोई भी डिस्चार्ज ट्यूब ली, भाई डिस्चार्ज ट्यूब ली, और उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर उन्होंने क्या कर दिया, गैस फिलअप की, कोई भी गैस फिलअप की। क्लियर है। और उस गैस को फिलअप करने के बाद उन्होंने दोनों तरफ क्या लगाए, इलेक्ट्रोड्स लगाई। एक इलेक्ट्रोड्स कैथोड का काम कर रही थी, दूसरा एनोड का। और वहां पर गैस का प्रेशर हाई रखा, गैस का प्रेशर हाई रखा और वोल्टेज सप्लाई की। वहां पर कोई भी इफेक्ट शो नहीं हुआ, मींस वहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं हुआ, वहां पर कुछ भी चेंजमेंट नहीं हुआ। तो देखा भाई ऐसे तो बात नहीं बनेगी, तो उन्होंने क्या किया, प्रेशर को लो किया। अब प्रेशर को लो किया तो अब की बार उन लोगों ने एनालाइज किया कि कुछ चीज है जो ग्लो कर रही है, ठीक है, और सम अमाउंट में यहाँ पर कुछ करंट भी पास हो रहा है। बोलो भाई बात तो कुछ ना कुछ तो हो रहा है यहाँ पर। उन्होंने प्रेशर को और कम किया, और कितना कम किया, प्रेशर को उन्होंने 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर लेवल तक कम किया। मींस हमने लिखा हुआ है। क्लियर आप लोगों को। अब की बार यहां पर कोई ग्लो या कोई भी चमक यहां पर आप लोगों के सामने नहीं दिखाई दी, बट अब की बार यहां पर करंट फ्लो हो रहा था।
करंट फ्लो हो रहा था। कब? जब मैंने 10,000 वोल्टेज करंट अप्लाई किया था दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। तो गैस एट वेरी लो प्रेशर क्या करती है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। इस बात का प्रूफ हमें मिल गया था। क्लियर आप लोगों को? समझ में आया आप लोगों को बात? तो हुआ क्या, उसने देखा कि कुछ इनविजिबल रेज, जो रेज हमें दिखाई नहीं दे रही, कुछ इनविजिबल रेज जो क्या कर रही है, कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जा रही है। और मुझे इस बात का कैसे पता चला, या साहब को कैसे पता चला कि रेज जो इनविजिबल नेचर की थी वो कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जा रही थी? कैसे पता चलेगा इस बात का? तो इस बात का पता कैसे चला, उन्होंने इस डिस्चार्ज ट्यूब की एक एंड को जिंक सल्फाइड से कोटेड करवा दिया था। क्लियर है? और जैसे ही ये यहां से रेज निकली कैथोड से एनोड की तरफ जाने लगी, तो ये रेज इस परफोरेटेड एनोड के अंदर से जो होल रखे मैंने यहां से निकलने लगी, इनमें से अरे निकलने लगी। और जैसे इससे टकराएंगी यहां पर इसका कलर एक ग्रीनिश ग्लो आएगी, एक चमक आती है। जैसे ये रेज इससे टकराएंगे जिंक सल्फाइड के साथ एक ग्रीनिश ग्लो आती है, और जिससे कंफर्म होता है कि यहां से कुछ रेज निकल रही हैं। अब सिंपल सी बात है, कैथोड से रेज निकल रही हैं तो उन रेज के ऊपर कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। क्लियर है आप लोगों को? तो कैथोड रेज पर कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। और जब कोई रेज कैथोड से निकलती है नेगेटिव चार्ज को कैरी कर कर, इसी वजह से उन रेज को इन्होंने यहां पर कैथोड रेज का नाम दिया। क्लियर है आप लोगों को? कैथोड रेज की डिस्कवरी कैसे हुई? तो कैथोड रेज के बारे में कैसे पता चला? एट कोई भी गैस लो, कोई भी गैस, उस गैस को एट वेरी लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज आप लोग डिस्चार्ज ट्यूब में लेते हो तो कुछ इनविजिबल रेज निकलती हैं और वो कैथोड से एनोड की तरफ जाती हैं। उन रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। हमें कैसे पता चला रेज निकलती हैं? उसने पहले से ही क्या किया हुआ था, इसके इस एंड को जिंक सल्फाइड से कोटेड किया हुआ था। जब रेज इसके साथ टकराई तो वहां पर एक ग्रीनिश कलर की ग्लो प्रोड्यूस हुई, और जिसकी वजह से हमें पता चला कि वास्तव में यहां से कोई रेज निकल रही है, जिन रेज को हम लोगों ने किसका नाम दिया? कैथोड रेज का नाम। क्लियर है आप लोगों को? अभी हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज को देखेंगे और उसके बाद हमें पता चलेगा कि जो कैथोड रेज है वो किससे मिलकर बनी हुई है? इलेक्ट्रॉन से ही मिलकर बनी हुई है, इलेक्ट्रॉन से ही है। हम उस बात का भी आप लोगों के साथ अभी जिक्र करेंगे। ये कुछ प्रॉपर्टीज है कैथोड रेज की। अब इनको हम देखते हैं क्या है ये प्रॉपर्टीज। और इन प्रॉपर्टीज के बेस पे हम लोग लास्ट में कुछ रिजल्ट्स निकालेंगे, रिजल्ट्स को कंक्लूड करेंगे इन सारी प्रॉपर्टीज को, और उसके बाद आगे बात करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि कैथोड रेज होती है ना, ये शार्प शैडो प्रोड्यूस करती है। मान लो ये कैथोड रेज यहां से ट्रेवल कर रही है, कैथोड रेज ट्रेवल कर रही है, मैंने यहां पर कोई ऑब्जेक्ट लगा दिया तो इस ऑब्जेक्ट की मुझे पीछे की तरफ क्या दिखाई देगी? शैडो दिखाई देगी। और अगर मुझे पीछे की तरफ इसकी कोई परछाई दिखाई देती है तो इट कंफर्म्स कि जो रेज है ये कैथोड रेज है, ये कैसे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। क्लियर आप लोगों को? जैसे सनलाइट के अपने ऊपर रेज टकराती हैं तो पीछे की तरफ क्या बन जाता है अपना, बताइए क्या हो जाती है? शैडो दिखाई देती है ना। तो इसी वजह से इससे कंफर्म क्या होता है कि वो लाइट्स भी कैसे मूव करती है? स्ट्रेट लाइन मूव करती है। और कैथोड रेज भी कैसे मूव करती हैं? स्ट्रेट लाइन। दूसरा है इफ ए लाइट पैडल, अगर मैं मान लो यहां पर कोई कैथोड रेज जा रही है और इन कैथोड रेज के सामने कोई भी एक पैडल लगा देता हूं, व्हील बना देता हूं कोई ना। क्लियर आप लोगों को? एक व्हील बना दिया मैंने, जरा देखना। तो अब जब ये कैथोड रेज इस व्हील के साथ टकराएंगी तो ये व्हील क्या करने लग जाता है? घूमने लग जाता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैंने कोई भी एक व्हील था, ये व्हील एक्सल मतलब इसके साथ मैंने, जैसे मेरे पास ये एक क्या है, बैरिंग है, बैरिंग के ऊपर मैंने कोई भी एक व्हील लगा दिया, पहिया लगा दिया, और इसको मैंने क्या किया, जो मेटल या मटेरियल का बना हुआ था, और उसके ऊपर मैंने क्या करी, कैथोड रेज टकराने लगा। जब कैथोड रेज इसके ऊपर टकराने लगा तो ये व्हील क्या करने लग जाएगा? घूमने लग जाएगा। और जब ये व्हील घूमने लग गया तो ये कंफर्म कर रहा है कि जो कैथोड रेज है वो कैथोड रेज मटेरियल से मिलकर बनी हुई है, किसी ना किसी मटेरियल पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैथोड रेज किसी भी मटेरियल पॉइंट से बनी हुई है। इस बात को आप कैसे प्रूव करोगे? आप उसके रास्ते के अंदर क्या लगाओगे? व्हील लगाओगे, और व्हील क्या करने लग जाएगा? घूमने लग जाएगा। दैट कंफर्म्स। क्लियर है? तीसरा है व्हेन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो ये कैथोड रेज जा रही है, कोई भी डिस्चार्ज ट्यूब है उसके अंदर एक कैथोड रेज जा रही है। क्लियर आप लोगों को? ये कोई भी कैथोड रेज जा रही है, मैंने एक तरफ नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई और दूसरी तरफ पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे क्लियर आप लोगों को? समझ में आई? एक तरफ नेगेटिव, तो ये कैथोड रेज किधर मूव कर रही है? ये कैथोड रेज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ धीरे धीरे मूव करने लग रही है।
दैट कंफर्म्स, ये क्या कंफर्म कर रही है कि इन कैथोड रेज के ऊपर कैसा चार्ज होता है बेटा, बोलिए नेगेटिव। बताइए मेरे भाइयों कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। क्लियर है आप लोगों को, मैं क्या बोलता हूँ, क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रेज, बता दिया मैंने कि पॉजिटिव चार्ज फील्ड की तरफ मूव करती है, क्यों करती है, क्योंकि खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज फील्ड होती है। उसके बाद ये क्या करता है, प्रोड्यूसिंग हीटिंग इफेक्ट। अब ये जो कैथोड रेज है हीटिंग इफेक्ट को भी प्रोड्यूस करती है, कैसे, मान लो मेरे पास कोई भी एक फॉयल है, एल्यूमिनियम की ले लो, सिल्वर की ले लो, और उसके ऊपर अगर मैं कैथोड रेज का बोmbardment करवा रहा हूं तो क्या होगी, वो फॉयल गर्म हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि इन रेज के पास भी कैसा इफेक्ट है, हीटिंग इफेक्ट है। क्लियर है। दे अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट्स, अब फोटोग्राफिक जो प्लेट्स होती है उनको भी अफेक्ट करती हैं। दे शोज पेंट्रेशन इफेक्ट, ये पेंट्रेशन इफेक्ट को भी शो करती हैं। बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि पेंट्रेशन इफेक्ट क्या होता है आगे की क्लासेस के अंदर। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम लोगों ने देखा कैथोड रेज की, ये खासियत है। तो इन खासियत से मुझे दो बातें बहुत अच्छी लगी। पहली बात कि जो कैथोड रेज है, एक तो वो नेगेटिवली चार्ज है, क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात मुझे बहुत अच्छी लगी और हमारे लिए मोस्ट अच्छा कंक्लूजन, सबसे अच्छा कंक्लूजन है वो है कि कैथोड रेज है ना, वो किसी भी मटेरियल से मिलकर बनी हुई है, मटेरियल से। क्लियर आप लोगों को। तो अब बात एक समझ में आती है हम लोगों को, और क्या समझ में आती है, कैथोड रेज के जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, ध्यान से सुनना, कैथोड रेज के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज है और मटेरियल नेचर को रखते हैं। मटेरियल नेचर से मतलब कोई ना किसी मटेरियल से बने हुए हैं, मटेरियल नेचर रखते हैं, और उन्हीं को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। मींस कैथोड रेज का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। द नेगेटिवली चार्ज मटेरियल पार्टिकल्स constituting the cathode rays are called electrons। क्लियर है। कैथोड रेज के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है जिनसे मिलकर कैथोड रेज बनती है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं और मटेरियल नेचर रखते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। क्लियर है आप लोगों को, मेरी बात समझ में आई। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी कैथोड रेज की और इनके बेसिस पर हम लोगों ने क्या किया, कुछ कंक्लूजन निकाले और इलेक्ट्रॉन को डिफाइन। उसके बाद अभी देखते हैं, एक साइंटिस्ट आए, आप बड़ी तरह से वाकिफ हो गए, जिनका नाम था जे थॉमसन भाई साहब। क्लियर है। और जे थॉमसन ने 1897 में एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। क्लियर है। और उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो इलेक्ट्रोड्स थी, मींस एनोड और कैथोड, वो बार बार चेंज करता रहा विद डिफरेंट मेटल्स, विद डिफरेंट मेटल्स। कभी किसी मेटल के इलेक्ट्रोड्स बनाए, कभी किसी मेटल के इलेक्ट्रोड्स बनाए, कभी किसी मेटल के इलेक्ट्रोड्स बनाए। और उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर भी जो गैसेस ले रहा था बार बार, वो भी क्या ले रहा था, डिफरेंट गैसेस ले रहा था। क्लियर आप लोगों को। मैंने क्या बताया, 1897 में जे थॉमसन साहब ने क्या किया, डिस्चार्ज ट्यूब को लिया। उस डिस्चार्ज ट्यूब में एनोड और कैथोड जो इलेक्ट्रोड्स थी वो डिफरेंट मेटल्स की यूज की, और उसके अंदर जो गैस भी ली वो भी डिफरेंट नेचर की, डिफरेंट गैसेस ली। क्लियर। और ये सब करने के बाद उसने कंक्लूजन निकाला, और क्या कंक्लूजन निकाला कि भाई किसी कोई भी गैस ले लो या किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोड ले लो, जो E/m है, E/m मतलब चार्ज बाई मास का जो रेशियो है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है। चार्ज बाई मास का जो रेशियो है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो कितना आएगा, 1.76 into 10⁸ कूलम्स पर ग्राम। एक मिनट चेक कर लेता हूं, यही होगा ना, 1.76 into 10⁸ कूलम्स पर सेकेंड। दिस इज द चार्ज बाई मास रेशियो। तो चार्ज बाई मास रेशियो निकाल लिया था, किसने निकाला था, किसने बताया था अपने को, जे थॉमसन ने बताया था। उसके बाद हमारे पास एक साइंटिस्ट आया जिनका नाम था आर मिल्टन। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जिन्होंने किया था, और ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर हम लोगों को चार्ज कैलकुलेट करके बताया था कि कितना चार्ज होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन पर, और किसी भी इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होगा वो हमारे पास उन्होंने बताया कि 1.60 into 10⁻⁻1.60 into 10⁻19 कूलम।
इतना किसी भी इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज होता है, और ये चार्ज का मैग्नीट्यूड है, और चार्ज साइन कैसा होगा, नेगेटिव, मतलब नेगेटिवली चार्ज होता है। और कितना होता है उसका मैग्नीट्यूड, 1.60 into 10⁻19 कूलम, इतना किसी भी एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। तो ये बात हमको जे थॉमसन ने बताई, ये बात मिल्टन ने बताई। तो अगर मैं आप लोगों से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछूं तो आप लोग क्या मुझे नहीं बता सकते, बता सकते हो भाई। चार्ज मास कैसे निकलेगा, चार्ज आपको पता है अपॉन चार्ज बाई मास, मास कहां चला जाएगा, ऊपर, चार्ज से चार्ज कैंसिल, ओनली क्या बचा, इलेक्ट्रॉन्स बचे, सॉरी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा। तो भाई रख लो, चार्ज कितना था, 1.60 into 10⁻19 कूलम, और चार्ज बाई मास की वैल्यू कितनी थी, 1.76 into 10⁸8 कूलम पर ग्राम, और ये किस में थी, कूलम में। तो आपकी जो वैल्यू आएगी ये कितनी आएगी, 9.11 into 10⁻31 -31 ग्राम। This is the mass of electron. This is the mass of electron. Not 31, it is 28. That is the kilogram ना, -28. क्लियर है आप लोगों को? तो इस प्रकार से हम लोग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी निकाल पाए। क्लियर है? तो मैंने अभी कंक्लूजन बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना भाई। E/m रेशियो कितना होता है, 1.76 into 10⁸8 कूलम पर ग्राम। क्लियर है? चार्ज कितना होता है, 1.60 into 10⁻19 कूलम। दिस इज द मैग्नीट्यूड, ओवरऑल चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। और मास कितना होता है, 9.11 into 10⁻28 ग्राम एंड 9.11 into 10⁻31 किलोग्राम। क्लियर है? तो दिस इज द कंक्लूजन अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ये उस चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है, ये उसका मास होता है, ये उसका E/m रेशियो होता है। इस प्रकार से हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी को डिस्कस किया। इसी को ही हम कैथोड रेज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। क्लियर आप लोगों को? ओके, थैंक यू।